गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में इससे पहले हमने पूर्ण जो चैप्टर कराया था उसका नाम था बहते हुए या नदी जल के नदी जल से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, है ना। उसमें कुछ निक्षेप गणित स्थलाकृतियाँ थी, कुछ उसमें अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ थी। अब आज हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा, वो है हमारा पवन के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रकृति में 4-5 शक्तियाँ ऐसी हैं जो हर समय निरंतर क्या करती हैं, धरातल के समतलीकरण का कार्य करती हैं और हर समय ये सक्रिय रहती हैं। तो उनमें से जल के अलावा पवन भी एक ऐसी ही शक्ति है जो हर समय जो है अपना कार्य करती रहती है, चाहे भले ही कहीं पर वो कम रूप में हो, कहीं वो तेज तीव्र रूप में हो, है ना। तो पवन एक इम्पोर्टेंट क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक शक्ति है ना। तो देखिए पवन के हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें पवन के कार्य पढ़ने हैं और पवन के द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है जो अपवर्तन से बनती है, निक्षेपण से भी बनती है। इनके बारे में समझना है और जानना है कि पवन कैसे कार्य करती है। देखिए पवन भी क्या करती है, जो पवन का कार्य है वो जल से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि जल जो है या नदियाँ जो है वो थोड़े वैसे भागों में कटाव करती हैं या वैसे भागों में विशेष प्रभाव करती हैं जहाँ पर क्या है नमी होती है। परंतु ये पवन वाले जो कार्य होते हैं, ये पवन शक्ति सबसे ज़्यादा वहीं पर प्रभावी होती है जो शुष्क है ना, अर्धशुष्क प्रदेश है ना, जहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इस पवन के कार्य जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो देखिए इसके अलावा क्या है, शुष्क क्षेत्र समझ लो, अर्धशुष्क समझ लो, मरुस्थल किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए अर्धशुष्क क्षेत्र वो होते हैं 25 से 50 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। अगर किसी स्थान पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, अर्धशुष्क कहलाएगा, सेमी एरिड, या अर्धशुष्क। और कहीं पर 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से बिलो, तो बिलो हो रही है जैसे बारिश, तो क्या कहलाएगा ये, तो ये एरिड या फिर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पर डेजर्ट एरिया यानी कि मरुस्थल, है ना। देखिए तो पवन के कार्य ऐसी बात नहीं है कि सेमी एरिड में, अर्धशुष्क प्रदेश में या शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण। पवन के कार्य तो हर जगह महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु वहां पर क्या है वो पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाती है ना, क्योंकि नमी आ जाती है तो वो पवन के कार्य को रोक देती है। नमी की वजह से क्या है, अपवर्तन, विशेषक अपवर्तन नहीं हो पाता है। हालांकि ये जल ऐसा नहीं है कि मरुस्थलीय भागों में नदी या बहते हुए जल के कार्य नहीं होते। कभी कभी क्या होती है कि सामयिक वर्षा हो जाती है, तीव्र गति से बारिश हो जाती है और मरुस्थलों में बाढ़ें आ जाती हैं। उस समय क्या है, जलीय अपवर्तन वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु उसके बाद ये बाढ़ें जो आती हैं, नदियाँ अल्पकालिक नदियाँ बनती हैं, अल्पकालिक होती हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, पानी सारा सूख जाता है, सारा पानी सूख जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर पवन का कार्य जो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। आपको बता दूं मैं, और जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है और ऐसे स्थानों पर ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ या कटीले जो पेड़ पौधे हैं वही उगते, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, है ना। और जो बहुत ही ज़्यादा गर्म मरुस्थल है वहाँ पर तो सिर्फ रेत के अलावा और रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जो नदियाँ पाई जाती हैं उनमें अंतरायी नदियाँ होती हैं, है ना, क्योंकि वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनका जो फैलाव है केवल वो मरुस्थलों में ही किया जाता है ना। और मरुस्थलों को वे भाग होते हैं जहाँ की नदियाँ जो वो सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं ना। जैसे क्या है, आपकी बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं पश्चिमी राजस्थान में जो सागर तक नहीं पहुँच पाती, एकमात्र लूनी ही ऐसी नदी है जो सागर तक पहुँच पाती है, वो कच्छ के रण में गिरती है ना। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, पर आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पवन के कुछ अपवर्तनात्मक कार्य होते हैं, वो किन किन रूपों में अपवर्तन का कार्य करती है। तो देखिए सबसे पहले बात होती है अपवाहन, डिफ्लेशन कहते हैं इसको। अपवाहन का मतलब होता है कि चट्टान क्या करती है, अपक्षयित पदार्थों को, क्या होता है चट्टान में जो पदार्थ होते हैं, चट्टान अपने आप अपने स्थान पर क्या है अपक्षय के कारण उसके कंठों टूटते फूटते रहते हैं, वो अपने स्थान पर ही गिरते रहते हैं। पवन क्या करती है, पवन उन कणों को अपने साथ उड़ा करके चट्टानों से अलग कर देती है और अपने साथ उड़ा करके कहीं और ले जाकर के बिछा देती है। तो ये क्या हो जाता है, तो अपवर्तन का कार्य होता है ना। तो पवन क्या करती है, अपवाहन के द्वारा इन चट्टानी कणों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और जहाँ से गुजरती है वहाँ पर ये गिरा देती है। वो उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि पवन की सामर्थ्य कैसी, शक्ति कैसी है। अगर तेज हवा है, पवन सामर्थ्यवान है, तो वो कणों को दूर तक उड़ा के ले जाएगी, तो पास में ही कहीं गिरा देगी, या कहीं नमी युक्त स्थल आएगा तो वहां गिरा देगी, या कहीं पेड़ पौधों का आवरण आएगा तो वहां उसे टकरा करके उन कणों को गिरा देगी, तो है ना।
तो देखिए अपवाहन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना। इसके बाद है अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है, जब पवन अपने साथ जो छोटे छोटे कणों को लेकर के उड़ती है तो ये कण क्या होती है, आपस में भी टकराती है ना। और क्या करते हैं, ये पवन के साथ चलते हैं, तो पवन जब चलती है तो क्या होता है, अब रास्ते में इसमें जो चट्टानें मिलती हैं तो जो धूल के कण होते हैं जो पवन के साथ चले होते हैं, ये उन चट्टानों से टकराते हैं, उन चट्टानों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जैसे वो देखभाल देखा है ना आपने, उससे लकड़ी को घिसा जाता है, लकड़ी चिकनी हो जाती है इसके। तो ऐसे क्या करते हैं, पवन के साथ जो कण होते हैं, जो रेत के कण होते हैं, वो अपघर्षण की क्रिया के द्वारा उन चट्टानों को घिस घिस करके क्या करते हैं, काटते रहते हैं, और एक समय तक पूरा काट देते हैं वो, है ना। जो कठोर चट्टानें होती हैं वो इतनी देरी से नहीं कट पाती, परंतु जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती है ना। तो ये अपघर्षण होता है। इसके बाद सन्निकर्षण है। सन्निकर्षण में क्या होता है कि जब पवन जो है कणों को उठा करके ले जाती है रेत के कणों को, तो ये कण क्या है, आपस में भी टकराते हैं। आपस में टकराने के कारण ये कण क्या होते हैं, ये और छोटे होते जाते हैं और छोटे होते जाते हैं, महीन हो जाते हैं। देखिए जो पवन की अपरदन की जो शक्ति है वो केवल 6 फीट तक की ऊंचाई तक ही काम करती है, ना तो अधिक ऊपर काम करती है ना अधिक नीचे काम करती है ना। क्योंकि पवन की एक सामर्थ्य होती है जिसके द्वारा वो कणों को उठा सकती है। अधिक आपने देखा होगा जब कभी आंधी आती है या तूफान आता है, तो आप जब बाहर निकलते हैं तो आपने देखा पैरों की तरफ आपको बड़े बड़े कंकड़ टकराते हैं, और ऊपरी भाग में धूल के कण ज्यादा टकराते हैं ना कि कंकड़ों के, है ना। छोटे छोटे कंकड़ों के जो पैरों में टकराते हैं, तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है कि जो पवन की शक्ति होती है वो कणों को एक निश्चित ऊंचाई तक उठा सकती है। मुख्यतः जो कितनी है, 182 सेंटीमीटर है, या फिर क्या कहते हैं 6 फीट की ऊंचाई तक वो इन कणों को उठा सकती है। और 6 फीट की ऊंचाई तक की पवन के जो अपरदन का कार्य है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है ऊपर भी अपरदन नहीं करती है, परंतु उसमें होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत महीन कण हो जाते हैं। ऊपर जितने जाते जाओगे तो कण छोटे छोटे होते जाते हैं। अपरदन तो वो भी करते हैं, परंतु उतनी तेजी से नहीं करते जितना नीचे भाग में अपरदन होता है। तो देखिए पवन के अपरदन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पवन के इस अपरदन को प्रभावित करती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, पवन का वेग। यदि पवन का वेग अधिक तीव्र है तो वो ज्यादा अपरदन करेगी, है ना। और पवन का वेग अगर कम है तो वो क्या करेगी, कम अपवर्तन करेगी, है ना। तो पवन का वेग एक यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है अपवर्तन करने में, है ना। दूसरी क्या है, क्योंकि ये पवन का वेग जब अधिक हो जाता है तो अपवाहन की क्रिया अधिक हो जाएगी, अपघर्षण की क्रिया अधिक हो जाएगी, और सन्निकर्षण की क्रिया भी, तीनों ही क्रियाएं ये क्या है, पवन वेग के कारण बढ़ जाती है, और अपवर्तन करने की सामर्थ्य जो है पवन की वो बढ़ जाती है। इसके बाद शैल संरचना है। शैल संरचना भी जो है अपवर्तन को प्रभावित करती है पवन के द्वारा, है ना। यदि शैल संरचना कठोर चट्टान की है तो आसानी से अपवर्तित नहीं होगी। यदि शैल संरचना जो है कमजोर पदार्थों की है तो आसानी से अपवर्तित होगी, और हवा जो है या वायु जो है, पवन जो है, उसको आसानी से अपवर्तित कर देगी, अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी। देखिए इसके अलावा धूल कणों की मात्रा भी देखिए इंपॉर्टेंट होती है ना। कि अब पवन में जो है धूल के कणों की मात्रा कैसी है, यदि ज्यादा धूल कणों की मात्रा है तो अपवर्तन ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। इसके अलावा जलवायु भी है, तो जलवायु भी क्या है, अपवर्तन के कारकों को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कहीं अर्ध शुष्क जलवायु, तो वहां पर अपवर्तन होगा परंतु इतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि पवन को उतनी शक्ति नहीं मिल पाएगी। जबकि शुष्क प्रदेशों में क्या है, पवनों को ज्यादा शक्तिशाली होती है, शुष्क होने की वजह से, है ना। तो पवन ज्यादा तेजी चलती है तो अपवर्तन भी ज्यादा करेगी। तो ये सारे कारक जो है पवन का वेग, शैल संरचना, धूल के कणों की मात्रा, जलवायु सब क्या करते हैं, पवन की अपवर्तन सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये तक हो गया हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाली बात, है ना, यानी कि सामान्य परिचय था ये पवन का, और पवन के अपवर्तन की कैसे कार्य करती है, और प्रभावित करने वाले कौन कौन से इसके अपवर्तन को कारक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनात्मक स्थलरूप। यहाँ पर हम इन स्थलरूपों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अपवाहन बेसिन या वातगर्त। देखिए ये क्या होता है, देखिए पवन क्या करती है, जब चलती है तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है, अपने साथ रेत के कणों को लेके चलती है। तो मरुस्थलीय भागों में क्या होता है, जब ये अपवर्तन करती है ना, तो ये जमीन पर भी अपवर्तन कर देती है, और जमीन से रेत को उठा करके कई स्थानों पर ले जाती है। तो इससे क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं जमीन में, और उनको हम कहते हैं अपवाहन बेसिन या वातगर्त, है ना। आपको बता दूं मैं कि मिस्र में एक कतारा गर्त मिलता है, कतारा गर्त, है ना। मिस्र का कतारा गर्त बहुत फेमस है, जो विश्व का सबसे गहरा पवन निर्मित गर्त है ना। वात गर्त कहते हैं, वात माने पवन, पवन निर्मित गर्त है, कतारा गर्त मिलता है। और जो है ये जो है 420 फीट गहरा है, 420 फीट सागर तल से गहरा है ना, इतना गहरा है ये वात गर्त। देखिए कई सारे गर्त मिलते हैं, परंतु इनमें क्या है, कतारा गर्त सबसे प्रमुख है, फेमस है, प्रसिद्ध है, और ये मिस्र में मिलता है। मिस्र आपको पता ही होगा, जहाँ की राजधानी क्या है, कायदा, है ना। तो मिस्र में मिलता है ना, नील नदी वहीं पे बहती है मिस्र में, तो वहीं पे ये कतारा गर्त मिलता है। तो उसको हम कहते हैं अपवाहन बेसिन या वातगर्त, है ना। तो देखिए
इस वात गर्त को देखिए जी, वैसे तो कई सारे वात गर्त जो सभी मरुस्थलों में मिलते हैं, जैसे काला आदि में मिलता है, सहारा रेगिस्तान में मिलता है ना, मंगोलिया में मिलता है, अमेरिका की पश्चिमी शुष्क भागों में भी मिलता है ना। ये गर्त जो है तस्तरी के आकार जैसा होता है, तस्तरी जैसा गड्ढा हो जाता है जमीन में, है ना। पवन उसको क्या करते हैं, पवन जो है गोल गोल घूम के जब जाती ना, तो इस गड्ढे को बड़ा करता जाती है, बड़ा करता जाती है, तो ऐसे इस गर्त का आकार जो बढ़ता चला जाता है। हालांकि इसका जो गर्त है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, क्योंकि जहां पर जमीन का भूमिगत जल आ गया वहीं पर वो गर्त जो हो ना रुक जाएगा, क्योंकि भूमिगत जल की नमी आ जाएगी, तो फिर पवन उसकी कणों का अपरदन नहीं कर पाएगी। तो जो है भूमिगत जल सीमा जो होती है वो इन गर्तों की अंतिम सीमा होती है, वहीं तक, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाते हैं ना। आपने कभी कभी सुना होगा कि जो मरुस्थलों में क्या मिलते हैं, उद्यान मिलते हैं ना, मधु उद्यान मिलते हैं। मधु उद्यान में मतलब क्या होता है, वहाँ पानी मिलता है पीने के लिए। मरुस्थलों के बीचों बीच में ऐसे मंदिर मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जब नदी इतना ज्यादा वहाँ पर बाढ़ गर्त बना देती है कि जब जमीन का जो भूमिगत जल है ऊपर आ जाता है सतह पर, तो वहाँ पर क्या मधु उद्यान बन जाते हैं ना, कहीं पानी मिल जाता है वहाँ पर, है। इसके अलावा देखिए कि दूसरा क्या है, अच्छा इसको अफवान बेसिन को बाढ़ गर्त को कई नामों से भी जाना जाता है ना। जैसे देखिए क्या है, अमेरिका का जो महान जो मैदान है, ग्रेट प्लेन्स है, उनमें उन मैदानों में भी ये अफवान बेसिन बन जाते हैं। इनको वहाँ पर बफेलो वालोस कहते हैं, बफेलो वालोस कहते हैं, और मंगोलिया में इनको कहते हैं पांग कियांग। मंगोलिया में क्या कहते हैं, पांग कियांग कहते हैं इनको मंगोलिया में, ऐसे गर्तों को, है ना, जो वात गर्त है वायु द्वारा निर्मित होते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग देखिए क्या होता है ना। देखिए पवन क्या करती है, अपने साथ जब रेत लेके चलती है तो जहाँ पर चट्टानी धरातल आ जाता है, तो वहां पर वो क्या करती है, घिस घिस के उसको छोटे करते जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि चट्टानें ऊपर से घिस करके ऐसी हो जाती है, ऐसी मिलेंगी आपको, है ना, ऊपर से चिकनी हो जाएगी, नीचे चौड़ी मिलेंगी, ऐसे ना। इसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। टीले की नुमा संरचनाएं मिलती हैं, इनको हम कहते हैं, इनसे चट्टानें घिस घिस करके छोटी हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं इंसेलबर्ग, है ना। तो ये होते हैं इंसेलबर्ग, है ना। इसका जो अध्ययन था एक बोनहार्ट नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बोनहार्ट भी कहते हैं, बोनहार्ट भी कहते हैं इंसेलबर्ग को, है ना। वैसे इनके कई सारे नाम भी हैं, और है ना, ये गुंबद के आकार के बन जाते हैं, है ना। तो ये है इंसेलबर्ग। इसके बाद छत्रक शिला क्या होती है, देखिए छत्रक शिला समझते हैं। देखिए पवन अपने साथ क्या करती है, कई सारे कणों को लेकर चलती है, तो जब कणों को लेकर चलती है, अपने साथ रेत के कणों को लेकर चलती है, तो जो चट्टान आती है तो उसको क्या करती है, उसको अपरदन करना प्रयास कर देती है। जब मान लीजिए कोई चट्टान है ना, और इसमें क्या किया, इसने अपरदन करना शुरू कर दिया, तो छोटे छोटे घंटे बन जाते हैं, है ना। सॉरी इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं, जैसे मान लो कोई चट्टान उसके रास्ते में आ गई, है ना, कोई चट्टान उसके रास्ते में आएगी, है ना, जैसे छत्रक मतलब होता है मशरूम रॉक, है ना। तो देखिए पवन ने क्या किया, मान लो ऊपर कठोर सेल है, ये वाली ऊपर वाली कठोर सेल है, और नीचे वाली कमजोर सेल है, तो नीचे वाली से लगा तो आसानी से प्रदन कर देगी, ऊपर वाली का क्या है वो धीरे धीरे प्रदन करेगी। तो ये मशरूम के आकार का ऊपर एक छत्ता सा बन जाता है, चट्टान नीचे से पतली होती है, तो उसको हम कहते हैं छत्रक शिला, है ना। तो इस शिला का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं मशरूम रॉक, क्योंकि मशरूम के आकार के ऊपर छत्ता सा बन जाता है, नीचे से पतली होती है, क्योंकि ऊपरी चट्टान कठोर होती है तो आसानी से प्रदन नहीं हो पाता है, तो नीचे चट्टान का आसानी से होता है, इसको कहते हैं छत्रक शिला, है ना। तो इसका भी निर्माण होता है ना। ये भी सहारा रेगिस्तान में काफी मात्रा में छत्रक शिला देखे जाते हैं, है ना। इसके अलावा होता है भूस्तंभ। भूस्तंभ क्या होता है, देखिए रेगिस्तान भागों में क्या होता है कि कुछ कमजोर और कठोर चट्टानों की परतें पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कमजोर चट्टान है ये, है ना, और इसके ऊपर जो है एक कठोर चट्टान रखी हुई है, मान लीजिए, है ना, तो क्या होगा, है ना, कठोर चट्टान का तो आसानी से प्रदन हो जाएगा, परंतु कोमल चट्टान का, वो कठोर चट्टान का आसानी से प्रदन नहीं होगा, और कोमल चट्टान का आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऊपर ये चौकुटे रह जाते हैं, ये ऊपर कठोर चट्टान रह जाती है, नीचे कमजोर चट्टान रह जाती है, इनका प्रदन हो जाता है नीचे, है ना। इसे हम कहते हैं भूस्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये देखने में दूर से क्या है, स्तंभों के समान लगते हैं, इसलिए को भूस्तंभ कहते हैं। ऊपर इनके ऊपर क्या होता है, कठोर चट्टान की परत होती है, वो आसानी से प्रदन नहीं होता, नीचे क्या है, कोमल चट्टान से आसानी से प्रदन हो जाता है, तो इस कठोर चट्टान जो कोमल चट्टान पर रखी रह जाती है ना, तो इसी को हम कहते हैं भूस्तंभ, है ना। इसके बाद देखिए क्या है, ज्यूजेन। देखिए ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट इस्तेलाह करती है, महत्वपूर्ण। जब जो है धरातल में जो है जो चट्टानी परतें मिलती हैं वो क्षैतिज अवस्था में मिलती है। जैसे मान लीजिए एक वही आपकी कोमल
दूसरी हुई कठोर, एक हुई कोमल, दूसरी हुई कठोर। तो क्या होगा, इनका अपरदन ऐसे हो जाता है। तो कठोर चट्टान का अपरदन ऐसे होता है ना, कठोर चट्टान आसानी से कर देती है, परंतु कोमल चट्टान का आसानी से कर देती है, कठोर चट्टान नहीं कर पाती है ना। तो धरातल में ऐसी जो स्याही के दबाव की शीशियों जैसी आकृतियां बन जाती हैं, इनको हम कहते हैं जूयेन, है ना। जब कोमल और कठोर चट्टानों की परतें क्रमबद्ध रूप से पाई जाती हैं, वहीं पर ऐसा होता है। तो ऊपरी चट्टान तो जमा की रहती है ढक्कन के समान, और नीचे चट्टान कट जाती है। तो ये ऐसी इलाके में इसको कहते हैं जूयेन, ठीक है। इसके बाद है यार्डान, देखिए जब पवन का प्रवाह जो समानांतर होता है और उसके रास्ते में कुछ ऐसी चट्टानें आ जाती हैं जो आसानी से क्या है, कोमल चट्टानें भी होती हैं, है ना, और जो चट्टानें होती है लंबवत स्तर में मिलती हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर तो पवन क्या करती है, उनके अंदर नालियां सी बना देती है, और नालियों के कारण क्या है, एक विशेष प्रकार की जो है चट्टानों का निर्माण होता है, इस आकृति का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं यार्डान। जैसे मान लीजिए कोई ये चट्टान है ना, इसको अंदर प्रवर्धन कर दिया हमने चट्टान ने, ऐसे ऐसा ना, तो ये अपरदन हो गया इसका। देखिए ऐसे ऐसे काट दिया इसको चट्टान को, है ना, ऐसे ऐसे काट दिया, तो ऐसे निकले दे जाते हैं, इनको हम कहते हैं यार्डान, है ना। नालियां सी बन जाती हैं इनमें, ऐसी नालियां सी बन जाती हैं ऐसी, और ऐसे कई सारे स्वरूप होते हैं ना, ये मिलते हैं तुम्हें, है ना, ये। तो इसको हम कहते हैं यार्डान। नालियां सी बन जाती हैं चट्टानों में, कट करके हवा के द्वारा, की हवा जैसे गुजरती है तो नालियों की तरह काट के निकलती है इनको, तो धीरे धीरे कटते कटते चट्टानों का ये स्वरूप जो मुलायम चट्टान होती है वो शीघ्र से अपरदित हो जाती है। तो इस वजह से इसे यार्डान कहते हैं। इसके बाद होता है ड्राई कांटल। देखिए क्या होता है, जो चट्टानी जो मरुस्थल होते हैं, वहाँ चट्टानें भी पड़ी रहती है मरुस्थलों में, तो चट्टान के साथ मरुस्थल में क्या होता है, पवन क्या होती है, इन चट्टानों को हवा के द्वारा अपने साथ लाए हुए जो रेतीय कण उनसे क्या है, उनको घिसती रहती है ना। तो जो तीन फलक बन जाते हैं उनके, जहाँ से वो हवा आती है वहां से उसके तीन फलक बन जाते हैं चट्टान के टुकड़ों के, पड़े रहते हैं मरुस्थलों में। इसको हम कहते हैं ड्राई कांटल। फलक का निर्माण हो जाता है चट्टानों में, जैसे वो चट्टान पड़ी है धीरे इधर से हवाई आई तो उधर से पैना कर दिया, इधर से हवाई तो इधर से पैना कर, इधर से हवाई इधर से, ऐसे कुछ फलक नुमा चट्टानें बन जाती हैं, जिनके फलक नुकीले निकल आते हैं, तो उनको हम कहते हैं ड्राई कांटल। इसके बाद देखिए जालीदार शिला क्या होती है ना। पवन का ये भी एक रूप, मान लीजिए चट्टान, कोई पवन के रास्ते में कोई चट्टान है, तो चट्टान उसका धीरे धीरे अपरदन करेगी। जैसे मान लीजिए चट्टान है ना, इसका धीरे धीरे अपरदन करना शुरू करेगी, और धीरे धीरे अपरदन करने से क्या होगा, इसमें छेद हो जाएंगे, है ना, छेद होते जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, एक जालीदार बन जाएगी, मतलब आर पार देख सकते हैं छोटी छोटी जालियां छेद बन जाएंगे इसमें चट्टानों में। तो क्योंकि ये चट्टान जो होती है उसमें जरूरी नहीं है सारी कठोर पड़ती हो, कोमल सेल होती है, जो जहाँ कोमल सेल होगी वो धीरे धीरे अपरदित हो जाएगी और इसमें गड्ढे बन जाएंगे, है ना। तो जिसके आर पार देखा जा सकता है छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, इसी को हम कहते हैं जालीदार शिला, है ना। इसके बाद देखिए पुल तथा खिड़की, है ना। देखिए जब इसी चट्टान में क्या होता है, जब ये गोले जो है छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ये अपरदन के द्वारा बड़े हो जाते हैं, तो एक पूरी खिड़की बन जाती है आर पार देखने के लिए। इसको हम कहते हैं वातायन खिड़की। क्या कहते हैं हम, पुल तथा खिड़की, वातायन खिड़की भी कहते हैं, कि वातायन मतलब वात से बनी है, यानी हवा से बनी है या पवन से बनी है ना। और कभी कभी क्या होता है, ये खिड़की जो है पूरी बहुत विस्तृत हो जाती है, ऐसे विस्तृत हो जाती है, तो क्या होता है पूरा इसका संपर्क ऐसे अलग हो जाता है ना। तो देखिए इससे क्या होता है, पुल का निर्माण हो जाता है, इसको हम कहते हैं पुल, क्योंकि ये इसका संपर्क जो काफी बड़ा हो जाता है, तो एक पुल की संस्था बन जाती है, इसको हम कहते हैं पुल। तो ये थी आपकी पवन की अपरदनात्मक स्थलाकृति। इसके बाद हम देखेंगे पवन की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी पता उनकी देंगी, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां पवन द्वारा निर्मित, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लोयस। लोयस क्या होता है, देखिए आपको बताऊं मैं लोयस क्या होता है। देखिए इस लोयस का सबसे पहले अध्ययन किया था, वो आपने एक नाम सुना होगा, वॉन रिक्टोफेन। वॉन रिक्टोफेन, रिक्टोफेन था ना, एक विद्वान थे भूगोल में, उन्होंने इसका सबसे पहले अध्ययन किया था। और जर्मनी में एक जगह है ना, फ्रांस में एक जगह है जहां पर एक गांव है जिसका नाम है आपका लोयस। जहां पर एक गांव का नाम है, गांव का नाम लोयस नाम है, इसी के नाम पर इसका नाम जो है लोयस पड़ गया, क्योंकि यहाँ इस गांव में भी, फ्रांस के इस गांव में लोयस में भी ऐसी मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए तो लोयस कहते हैं इसको, है ना,
लोयस क्या होता है देखिए, देखिए पवन क्या करती है, बड़ी मात्रा में अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है, उड़ा करके ले जाके कई हजार किलोमीटर दूर तक उनको अपक्षय कर सकती है, निक्षेपण कर सकती है ना। यानी कि आप समझ सकते हो, आप इसे समझ सकते हो। देखिए देखिए ये है आपका अफ्रीका, है ना, अफ्रीका है ये आपका, और देखिए ये इंडिया है, और यहाँ है चाइना। तो ये अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर है ना, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये मरुस्थल सहारा का। तो पवन क्या करती है, यहाँ से हवा को ले जाती है उड़ा करके, अपने साथ धुले कणों को, महीन कणों को ले जाती है और उनको यहाँ पे चीन में जमा कर देती है। हजारों साल से ये प्रक्रिया चल रही है, हजारों साल से ये प्रक्रिया चल रही है, और चीन में ले जा करके, पश्चिमी चीन में इस धूल के कणों को ले जाकर के जमा कर रही है ना। इस प्रकार एक मैदान का वहाँ पर महीन पतली पीली रेत का एक मैदान जमा बन गया है, जो काफी उपजाऊ है, तो ये हजारों साल से जमा हो रही है। तो इस मैदान को हम कहते हैं लोयस, है ना। चीन में जो इसका सबसे सर्वाधिक जो संकीर्ण मिलता है लोयस का। अब देखिए ये फेमस क्यों है लोयस, क्योंकि आपको बता दूं मैं, आपने सुना होगा चीन में एक नदी भी है जिसे हम चीन का शोक कहते हैं, उसका नाम है हुआंगो। हुआंगो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हुआंगो नदी है वो इसी लोयस प्रदेश से होकर बहती है और पीले सागर में गिरती है, पूर्व में पीत सागर में गिरती है, येलो सी में गिरती है, पीत सागर में गिरती है। तो जब ये नदी पीत सागर में गिरती है, क्योंकि ये नदी जो है वो इसी लोयस प्रदेश से होती है, तो अपने साथ बड़ी मात्रा मिट्टी को काट के लोयस को ले जाती है, और जिस वजह से क्या है, इस मिट्टी का नाम जो रंग होता है वो पीला होता है। तो नदी का रंग भी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। हुआंगो नदी का रंग भी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है ना। तो इसलिए इसको पीत नदी भी कहते हैं, येलो रिवर भी कहते हैं इसको चीन में। और जहां पर जिस समुद्र में गिरती है, चीन सागर में, उससे पहले उस येलो सी में गिरती है, पीत सागर में गिरती है, तो उस सागर का रंग भी पीला कर देती है, इसलिए उस सागर को भी पीत सागर कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही हुआंगो नदी है, अपने साथ बड़ी मात्रा में कटाव करके इस भूमि को ले जाती है। तो इसी वजह से क्या है, अपने रास्ते चेंज करने के लिए बहुत फेमस है। इसी वजह से यहाँ पर भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं, इसीलिए इस नदी को चीन का शोक कहते हैं। और क्योंकि ये कहाँ से गिरती है, ये चीन के लोयस प्रदेश से होकर के बहती है नदी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ऐसे मैदान जो बन जाते हैं पवन के द्वारा, तो इसको कहते हैं लोयस का मैदान। सबसे पहले कहाँ देखा गया था, फ्रांस का एक गांव है लोयस, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है लोयस की। सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया गया था वो वॉन रिक्टोफेन ने किया था, और वहीं पे ये पीली मिट्टी के अवक्षेप वापस देखे थे, जिसको उन्होंने लोयस कहा था। ठीक है, तो उसी आधार पर लोयस का निर्माण। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट निक्षेपणात्मक कलाकृति है पवन के द्वारा लोयस। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको समझने लायक होगा, है ना। देखिए लोयस भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। ये एक तो ये मरुस्थलीय लोयस हो गए आपके, एक हिमालयी लोयस हो गए, है ना। हिमालयी लोयस कैसे है, जब हिमालय अपने साथ मिट्टी को ले जाती है, जब बर्फ ले जाती है अपने साथ खींच के, है ना, तो उससे भी एक मैदान का निर्माण होता है लोयस का, उससे भी हो सकता है, और मरुस्थल में पवन की क्रिया द्वारा भी निर्मित हो सकता है ना। तो दो प्रकार के लोयस होते हैं ना, हिमालय निर्मित और एक वायु निर्मित, है ना। तो इसके बाद दूसरा जो है आपका वो है आपके बालू का स्तूप। पहला तो हो गया लोयस, दूसरा हो गया बालू का स्तूप, है ना। पवन क्या है, अपने साथ क्या करती है, बड़ी मात्रा में जो है रेत के टीलों को बना देती है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं, क्योंकि स्तूप का मतलब होता है ढेर, ऐसे होते हैं, देखिए है ना स्तूप। देखिए स्तूप भी पलायन करते जाते हैं, इसमें मान लीजिए पवन इस साइड से चल रही है, और ये स्तूप पे बालू का है ना, ये स्तूप पे बालू का है ना, ये पवन चल रही है ना। तो ये क्या है, तो एक जगह पर जहां पर मतलब मान लीजिए पवन के रास्ते में कहीं रुकावट आ गई, तो उसके साथ जो रेत के कण है वो वहीं पर उनको निक्षेपित करना शुरू कर देगी, या फिर पवन के वेग में कमी आ गई, है ना, शक्ति में, सामर्थ्य में कमी आ गई, तो अपने साथ लाए हुए कणों को निक्षेपित करना शुरू कर देगी। हो सकता है ये रुकावट जो है किसी मरुद्यान की वजह से आ गई हो, मान लीजिए बीच में हरित पट्टी आ गई हो, वहां पर रोक देगी, या फिर मान लीजिए कि उसकी सामर्थ्य में कमी आ गई हो, तो वो अपने साथ लाए हुए रेत के कणों को वहीं पर जमा करना शुरू कर देगी, जिससे इस इलाके का निर्माण होगा, जिसका नाम होता है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप कहते हैं इनको, और अंग्रेजी में इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स कहते हैं इनको, है ना। तो देखिए इनका पवन इस साइड चल रही है मान लीजिए, तो ये इसका ये पवन सम्मुख वाला भाग हुआ,
ये कम कोण वाला होगा और मंद ढाल वाला होगा, और पवन विमुखी ढाल होगा वो खड़ा हुआ है ना, क्योंकि रेत इस साइड से आ रही है तो यहाँ पर तो गिर रही है, पीछे साइड पर नहीं पहुंच पा रही है ढंग से, तो पीछे का ढाल खड़ा होता है और आगे का ढाल मंद होता है। इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप या बालुका स्तूप कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, जिसका उदाहरण है आपका बलखान, है ना। ये बालुका स्तूप देखिए काफी बड़े भी होते हैं, है ना, लगभग 800-800 मीटर में फैले रहते हैं। इसके अलावा एक होता है बलखान। ये बलखान जो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का उदाहरण है। बलखान अधिक मिलते हैं, है ना। ये पवन ये क्या होता है, ये हवा की दिशा के समकोण पर बनता है। जैसे मान लो हवा की दिशा यूं है तो ये इस साइड बनेगा, समकोण पर बनेगा इस पर, है ना। तो देखिए हवा की दिशा मान ली यूं है तो ये ऐसे बनेगा, यूं, है ना। बलखान होते हैं। देखिए इसकी विशेषता दो होती है, इसमें दो लंबे लंबे सींग से निकले रहते हैं बाहर, दोनों को नाम पर, है ना। इसमें सींग से निकले रहते हैं और ये काफी विस्तृत होते हैं। इसका पवन सम्मुख वाला ढाल जो है वो काफी मंद होता है ना, काफी मंद होता है। और पवन विमुखी ढाल वाला क्या होता है, वो खड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस भाग में तो रेत जो है वो इसके इस वाले भाग में गिरती है और पिछले वाले भाग पर जो है वो इतनी नहीं गिर पाती, बल्कि जो हवा से टकरा करके जो घूमते हुए इसके किनारे में सींगों को बढ़ाती जाती है ना, सींग काफी विस्तृत हो जाते हैं इसके, और बीच वाला भाग जो है वो क्या होता है, अवतल होता है। और इसका जो पवन विमुखी ढाल है ये काफी खड़ा होता है, इसको हम कहते हैं बलखान, है ना। ये बड़ी आसानी से मिलते हैं, है ना। राजस्थान में भी आसानी से मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी आसानी से मिलते हैं, है ना। इनको हम कहते हैं बलखान। देखिए ये इनकी विशेषता ये कि श्रृंखला में मिलते हैं, एक साथ कई सारे मिलेंगे तुम्हें, ना, एक साथ कई सारे बलखान मिलते हैं, है ना। और जो उनकी चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है ना। जो बलखान की चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, अमूमन 12 गुनी, है ना, बजाय लंबाई के इनकी चौड़ाई होती है वो 12 गुनी होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो ये आपका हो गया निक्षेपणात्मक दूसरा स्वरूप, जिसका नाम है बलखान, और पहला था बालुका स्तूप और तीसरा था आपका लोयस। तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसके बाद जो अगली स्थलाकृति हमारी आएगी वो है आपके भूमिगत जल के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृति, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।